मैं राकेश कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र, इसकी जानकारी पूर्व में की है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। हमारे देश में प्रारंभिक काल में देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सहयोग प्राथमिक क्षेत्र का रहता था, लगभग 70% योगदान। क्योंकि हमारे देश में 70 से 75% लोग गांव में निवास करते हैं। उनकी आजीविका का साधन या संबंध जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीय क्षेत्र में अपन ने विनिर्माण, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के द्वारा, मशीनों के द्वारा, कारखानों के द्वारा जो वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है, वो विनिर्माण में शामिल किया गया। तीसरा प्रकार तृतीय क्षेत्र, जिसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सम्मिलित किया गया है। अभी वर्तमान समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। ये जानकारी हमको पूर्व में हो गई है। आज अपन जनसंख्या की गुणवत्ता में मुख्य रूप से 2 बिंदु आवश्यक होते हैं, 2 चीजें आवश्यक होते हैं। पहला होता है साक्षरता दर और दूसरा स्वास्थ्य। सबसे पहले अपन साक्षरता दर में साक्षर किसे कहते हैं, इसकी जानकारी करेंगे। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना व लिखना जानते हैं, उसे साक्षर कहते हैं। साक्षर का मतलब ये नहीं है कि जैसे अपन गांव में देखते हैं या अपने परिवारों में देखते हैं, जैसे जो साइन करना जान गया, दस्तखत करना जान गया, अपने हस्ताक्षर करना जान गया, वो साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति किसी भी भाषा को, जिस भाषा को वो जानता है, सबसे पहले उसको पढ़ना जाने, फिर जो पढ़ता है उसको लिखे, और जो उसने लिखा है उसको जानकारी है। ऐसी स्थिति होती है, उसे साक्षर कहते हैं। केवल हस्ताक्षर करने वाला साक्षर नहीं है, ये हमको ध्यान में होना चाहिए। इसलिए हम सब भैया बहनों की ये जिम्मेदारी है, हमारे परिवार में जो भी बुजुर्ग या हमारे दादा दादी हो सकते हैं, या मान लो हमारी माता जी हो सकती है, या हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति साक्षर नहीं है, तो उसको हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उसको साक्षर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं संचालित की है। सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, ऐसी योजनाओं के माध्यम से जो हमारे परिवार या देश के नागरिक
साक्षर नहीं है, अशिक्षित है, उनको शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि साक्षर जनसंख्या या शिक्षित व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था में सहयोगी होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति परिवार पर भी और राष्ट्र पर भी एक भार के रूप में माने जाते हैं। इसलिए हम सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है अपने परिवार के अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करने का। क्यों सरकार के ऊपर ही हमें निर्भर नहीं रहना है, हम सभी भैया बहनों की ये जिम्मेदारी है, ऐसा आपको समझना चाहिए। हमारे देश की सरकार प्रतिवर्ष और 5 वर्ष में एक योजना बनती है जिसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में बनी थी, उसमें हमारे देश में शिक्षा पर यानी अलग अलग विभागों में राशि कितनी खर्च की जाएगी ऐसा पंचवर्षीय योजना में भी और बजट में निर्धारित किया जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 151 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बनाई गई थी विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यही राशि शिक्षा पर सरकार के द्वारा 3,766.90 करोड़ रुपए शिक्षा पर व्यय करने की योजना बनी। अब साक्षरता दर यानी प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार और देश में हमारे देश की केंद्र सरकार जिसे भारत सरकार कहते हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत केरल राज्य में 94% था, यानी सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति हमारे देश में केरल प्रांत में है 94%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत हमारे देश में बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में 62% ही लोग शिक्षित है, साक्षर है। इसलिए कई राज्यों में साक्षरता के दर को या प्रतिशत को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब इसके लिए सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास करती है शिक्षा को बढ़ाने के लिए। क्या क्या प्रयास करती है? बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए सभी बहनों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और शुल्क मुक्त किया जाता है। इसके अलावा इनके उत्साहवर्धन के लिए गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, स्कूटी योजना है और भी प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है राज्य सरकारों के द्वारा, जिससे कि बालक बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो। और ये परिवारजनों का भी दायित्व है। दूसरा प्रकार, सरकार सभी 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। इसलिए सबको शिक्षित करने की योजनाएं चल रही है। विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसे मिड डे मील बोलते हैं। सप्ताह में रोज अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के फल या दूध की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को
राज्य सरकार के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए की गई है, जिससे कि छात्र छात्राएं, भैया बहन विद्यालय में प्रतिदिन पढ़ने आए। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और भी विभिन्न प्रकार, जैसे प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, ऐसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने विभिन्न सुविधाएं की है। हमारे पूरे भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं, 301 डेंटल कॉलेज है, यानी जिसमें दांतों का ही इलाज होता है। इसके अलावा हमारे देश के और शहरों में अनेक प्रकार के विद्यालय, विश्वविद्यालय, इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के प्रति हमको जागरूक रहना है, स्वयं को भी अच्छे विवेक से पढ़ना है। एक उत्पादक, जैसे अपन ने शकल का उदाहरण पढ़ा था, शुरुआत के समय में उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और अंतिम वर्षों में वह अपने परिवार के लिए एक उपयोगी भैया सिद्ध हुआ और उसको फल की प्राप्ति हुई। किस प्रकार से? यानी अच्छी तरह पढ़ाई करने से उसका जॉब लग गया, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई, और व्यक्ति की आय में जब वृद्धि होती है तो राष्ट्र की आय में भी वृद्धि होती है। ऐसा शकल की कहानी का हमें ध्यान रखना है और उससे प्रेरणा लेकर हमको भी आगे बढ़ना है। आज अपन इतना ही ध्यान करेंगे। धन्यवाद।